बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा HTML CSS क्लास के हवाले से वो है इमेजेस को किस तरीके से HTML के पेज के ऊपर हमें लेकर आना है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर दो इमेजेस को पेस्ट कर चुका हूँ। एक जो है यहाँ पर a.jpg है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, दूसरी जो इमेज है वो img के फोल्डर के अंदर b.jpg के नाम से है। तो यहाँ पर आपको इस जगह पर नज़र आ रही है एक b.jpg फाइल है जो कि img फोल्डर के अंदर है, दूसरी फाइल जो है a.jpg है जो कि उसी लोकेशन पर है जिस जगह पर हम फाइल जैसे फॉर एग्जांपल फाइल 3 के अंदर हम इमेज को कॉल करना चाह रहे हैं। तो img जो इमेज है वो हमारे पास फाइल 3 जिस लोकेशन पर है a.jpg उसी लोकेशन पर, उसका कॉल करने का तरीका क्या है। और किसी फोल्डर के अंदर इमेज हो तो उसको कॉल करने का तरीका क्या होगा। तो इसको ज़रा गौर से ज़रा ध्यान से देखिए, और भी कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है क्लास में जब मैं ले रहा होता हूँ तो क्लास में स्टूडेंट जो है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। जो बिगिनर्स हों तो ख़ास तौर पे इसको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए लेकर चलिएगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ताकि हम और साथ साथ हम जो मिस्टेक्स हैं उनको भी हम कवर करते रहेंगे। कॉल करने का तरीका तो बहुत सिंपल सा है। आपने सिर्फ लिखना है img का टैग और src के अंदर आपने फाइल का नाम देना, इमेज आ जाएगी। मगर जो मिस्टेक्स की वजह से जो ना परेशान हो जाता है स्टूडेंट और एक एक दो दो घंटा उनका ज़ाया हो जाता है। खैर, अगर एक दो घंटा ज़ाया भी हो रहा है तो मैं इसको नहीं कहता कि वो ज़ाया हो रहा है, बल्कि वो जो है आपको जो है और ज़्यादा मजबूत कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर जो हिम्मत हारने वाले जो स्टूडेंट हैं जल्दी हिम्मत हार जाते हैं तो उनके लिए है कि ये वो जो चीज़ें हैं मैं उनको पहले से वो चीज़ें बता दूं जो मिस्टेक्स करते हैं। खैर, हम अभी इसको कॉल करने का तरीका पहले देखते हैं किस तरीके से होती है कॉल। img का टैग होता है, img के टैग के अंदर जो है आपने क्या करना होता है, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे आखिर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर src का जो है प्रॉपर्टी कॉल करेंगे। src इज इक्वल टू जो फाइल भी आप कॉल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारी हेल्प कर रहा है, VS कोड हमें बता रहा है कि a.jpg भी है और कौन सी फाइल है img के फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है वो भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर a.jpg को कॉल करना है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ a.jpg ही लिख दूंगा। तो मैं कंट्रोल S करूँगा तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर मैं लाइव सर्वर पे ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो मुझे जो है वो नज़र आ जाएगी कि a.jpg यहाँ पर किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है हमारे पेज के ऊपर। तो ये हमारा जो एक पुराना पेज था इसके ऊपर हमारी a.jpg कॉल हो गई है। अब b.jpg हमें कॉल करनी। b.jpg कहाँ पर मौजूद है, वो वहाँ पर मौजूद है फोल्डर के अंदर। आप लोगों के जहन में होगा ये फोल्डर हमारे पास जो ये b.jpg कहाँ पर है, वो हमारी एक फोल्डर के अंदर मौजूद है। जिस फाइल के अंदर इमेज को कॉल कर रहा हूँ मैं उस लोकेशन पर नहीं, उस लोकेशन पर a.jpg तो सिंपल नेम लिख दिया मैंने तो कॉल हो गई। मगर अब b.jpg को किस तरीके से कॉल करना है वो आप इसको ज़रा देख लें। क्योंकि देखें, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि टेबल के ऊपर मेरा मोबाइल रखा हुआ है, आप लेकर आ जाएँ। तो आप टेबल के ऊपर से मेरा मोबाइल लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर वही मोबाइल मैं ड्रास के अंदर रख दूं और मैं आपसे बोलूं कि आप मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप लेकर आएँ, तो आप खाली हाथ वापस आएंगे, बोलेंगे मोबाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि मोबाइल उसी लोकेशन पर है मगर टेबल के ऊपर नहीं, अभी टेबल के नीचे हमने मोबाइल को रख दिया। तो मुझे अपनी स्टेटमेंट बदलनी होगी। मैं बोलूँगा कि आप मेरा मोबाइल टेबल के ड्रॉर में टेबल के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, आप वहाँ से मोबाइल को लेकर आएँ। तो स्टेटमेंट बदलूंगा तो फिर आपको वो मोबाइल मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने कोड को भी बताएंगे कि अब हमारे को जो इमेज लेकर आनी है वो a.jpg नहीं लेके आनी, b.jpg लेके आनी। लेकिन b.jpg एक फोल्डर के अंदर तो हमें बताना होगा, उस फोल्डर के अंदर से लेकर आनी है। तो वो एक छोटा सा तरीका इसको देख लेगा। हम यहाँ पर कोड के ऊपर आएंगे, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ./img/ और फाइल का नाम था b.jpg। अब हम कह रहे हैं इसको कि देखें क्या इसका सेंटेंस हो रहा है, डॉट करके /img फिर /b.jpg। वैसे तो हमारी हेल्प VS कोड कर देता है, लेकिन अगर सम टाइम जो है वो हेल्प ना करो VS कोड, या आप नोट पैड के ऊपर काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से कॉल करेंगे, आप बताएंगे कि इमेज के फोल्डर के अंदर b.jpg वो लेकर आओ। तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल S करेंगे और मैं यहाँ पर देखूँ तो अब आपको यहाँ पर बदल गई ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जिस तरीके से मैंने a.jpg को कॉल किया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a.jpg जो हमारा पुराना वाला काम था, कंट्रोल S किया
तो हमें मिल गए। अब मैं यहाँ पर सिंपल b.jpg लिखूँगा तो ये फाइल नहीं आएगी, क्योंकि मैं रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ b.jpg हमारे रूट पर मौजूद है, वो लेकर आओ, जबकि हमारे पास रूट पर मौजूद नहीं है वो फाइल b.jpg, वो मौजूद है img के फोल्डर के अंदर। तो हम इसको बताएंगे कि img के फोल्डर के अंदर से लेकर आओ। उसका तरीका क्या होगा, मैं कहूँगा ./img स्लैश बैक स्लैश भी नहीं इस्तेमाल करिएगा, ये होता है बैक स्लैश, ये गलत है, स्लैश जो यूँ आ रहा होगा इस तरीके से। कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर मुझे b.jpg मिल गई है। हमारी VS कोड भी हेल्प कर देता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। हम = करके जब डबल कोटेशन देंगे तो यहाँ पर ये देखें इसने बता दी है। हम यहाँ पर जाते हैं, एंटर करूँगा img के फोल्डर में, और मैं फिर यहाँ से डाउन एरो की हो गया तो इस वजह से ये गायब हो गया। तो अगर आपको कोड आता होगा आप लिख देंगे सिंपल b.jpg, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं उसी तरीके से दोबारा से करता हूँ, img के फोल्डर में गया, फिर एंटर किया, मैंने 2 दफ़ा एंटर कर दिया तो मेरे पास b.jpg आ गया। कंट्रोल एस किया तो मुझे ये इमेज इस तरीके से मिल गई है। अगर आप इमेज की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ = 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल के हिसाब से जो है उसकी हाइट भी बदल गई है। मैं अगर कहता हूँ 10 बहुत छोटा हो गया, नज़र नहीं आया, 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल के हिसाब से उसकी हाइट बदल गई है। अगर मैं कहता हूँ 150 पिक्सल, तो 150 के हिसाब से इसकी हाइट भी बदल रही है। तो अगर आप कोई ऐसी हॉरिजेंटल कोई डिज़ाइन करना चाह रही है, वर्टिकल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने क्या करना होगा, विड्थ या हाइट के हिसाब से इमेजेस को करना होगा। अगर मैं ओनली विड्थ करूँगा, हाइट करूँगा, तो हाइट के हिसाब से विड्थ जो है वो छोटी हो जाएगी, या बड़ी करना चाहे तो बड़ी भी हो सकती है। खैर, तो मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि हाइट के हिसाब से विड्थ बदले, तो हाइट के हिसाब से भी विड्थ बदल गई है। लेकिन अगर मैं हाइट और विड्थ दोनों एक साथ देता हूँ तो फिर मुझे इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर मेरी जो हाइट और विड्थ सेम है तो मैं वहाँ पर सेम रखूँ, ताकि इमेज का जो पिक्सल है वो ख़राब ना हो। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कर दूँगा 150 पिक्सल, तो देखिए मेरी इमेज जो है वो ख़राब हो गई है। इसने किस तरीके से इसको पतला सा इमेज एक कट गया, एक मतलब एक अच्छी भली इमेज थी वो ख़राब हो गई है। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि अगर आप विड्थ या हाइट के हिसाब से किसी एक के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आपने दोनों को कैलकुलेट करके अपने हिसाब से, क्योंकि एक स्क्वायर की शेप में इमेज नहीं होती है, अलग अलग शेप्स की इमेज होती है, तो आपने उसको उसी के हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली जो है विड्थ और हाइट को देना होगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ रही हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पर हम आते हैं अपने फोल्डर के ऊपर, जहाँ स्टूडेंट को बहुत, मुझे मैंने देखा है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है फिज़िकल क्लासेस में। मैं मतलब नोट किया तो इस वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। नॉर्मली जो आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह में उसमें शायद ये बात ना बताई जाए, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा 1-2 मिनट का आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप इसको देख लें। मेरे पास जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा है एक्सटेंशन इनेबल है, a.jpg, file1.html, file2.html, मुझे एक्सटेंशन भी नज़र आया। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है और सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान, तो मैंने अपने इनेबल जो अपनी विंडोज़ का जो है वो ऑन किया हुआ है। वरना आपको जो है इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज में इंस्टॉल करते हैं तो एक्सटेंशन जो होता है फाइल के वो डिसेबल होते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो आप इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर आएंगे, फाइल में आकर चेंज फोल्डर ऑप्शन में आएंगे, व्यू में आएंगे, व्यू के अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इस जगह पर हाइड एक्सटेंशन। जब ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है हाइड एक्सटेंशन, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पर देखें फाइल हो गई ए, ठीक है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और यहाँ पर img में देखें बी ओनली लिखा हुआ आ रहा है, .jpg नहीं आ रहा, मतलब फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो नहीं पता चल पा रहा। तो उस सूरत में होता ही कि स्टूडेंट जो वो png को कॉपी पेस्ट किया होता है, कॉल jpg कर होते हैं, या jpg उन्होंने पेस्ट की होती है और कॉल वो png को करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप किस तरीके से करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक कर लें। एक तरीका तो ये कि आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएँ, और प्रॉपर्टी में जाके आप देख लें कि यहाँ पर आपको देखें नज़र आ रहा होगा फाइल का नाम ये आ रहा है ए, और .jpg क्या आ रहा है ये आपको बता रहा है एक्सटेंशन। ये देखें जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये .jpg का मतलब क्या है कि ये फाइल का एक्सटेंशन है .jpg।
तो फाइल टाइप जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखा फाइल ए और डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी जो भी आपका लिखा होगा वो आप वहाँ पर लिख देगा। नॉर्मली स्टूडेंट करते ही हैं कि यहाँ पर उनको एक्सटेंशन नहीं नजर आता तो यहाँ पे क्या है ए डॉट जेपीजी कर देते हैं। जब ए डॉट जेपीजी करेंगे तो अब ये जेपीजी जो डॉट जेपीजी बना है ये फाइल का हिस्सा हो गया, फाइल नेम का हिस्सा हो गया है। एक्सटेंशन अपनी जगह पर जेपीजी ही है इसका। तो अब फाइल नेम क्या हो गया ए डॉट जेपीजी, यानी कि अब आप अगर ए डॉट जेपीजी ओनली लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा। अब आपको फाइल नेम देना होगा ए डॉट जेपीजी, फिर आपको एक्सटेंशन भी अलग से बताना होगा। तो ये चीज़ जो है देखें, मैं मुश्किल चीज़ों को नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इसको चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा अगर समझ में ना आए। मैं अगेन बता रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती उसको ए डॉट जेपीजी कर देंगे। अब इस फाइल का नाम बदल गया, ओनली ए नहीं है, अब इसका नाम है ए डॉट जेपीजी और इसका एक्सटेंशन जेपीजी ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ये देखें फाइल नेम क्या है ए डॉट जेपीजी और एक्सटेंशन क्या है डॉट जेपीजी है। तो अब फाइल ने आपको आप किस तरीके से कॉल करेंगे ए डॉट जेपीजी आप इस तरीके से कॉल कर रहे होंगे। अगर एक्सटेंशन डिसेबल है ये उस सूरत में मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो ये अब वरना आप डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो अपना फाइल एक्सटेंशन ऑन ही रखें। अब डेवलपर्स को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई मेरे को कॉल करनी ए डॉट जेपीजी। मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरे को तो बाज़ाहिर सही लग रहा है सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ ए डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस किया तो अब यहाँ पर इमेज नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स के पूरा दिन ज़ाया हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है कि हमारा जो ए डॉट जेपीजी कॉल नहीं हो रही। मैं यहाँ से विड्थ और हाइट हटाया तो ताकि सही से वाज़ेह चीज़ें नजर आए। कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये वाज़ेह हो रहा है हमें कि ए डॉट जेपीजी और जब फोल्डर में मैंने रखा हुआ है ए डॉट जेपीजी और यहाँ पर ये दिखाना। अच्छा क्लास चल रही होती स्टूडेंट मेरे पास यार सर ये देखें इमेज नहीं है और मैं भी उस दौरान मैं देख रहा हूँ यार एक्सटेंशन तो दिया हुआ है फिर भी नहीं आ रही। तो बाद में जाके पता चलता है कि भाई उन्होंने फाइल का नाम ही डॉट जेपीजी किया हुआ है। तो अब इसको अगर मैं करूँगा ए डॉट जेपीजी तो यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी। ये देखें ये आ गई, क्यों? क्योंकि फाइल का नाम ए डॉट जेपीजी हो गया है। तो आप इसको बेहतर तरीका ये है कि आप डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आप डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास जो विंडोज़ ऑप्शन आता है ये रहा ऑप्शन है, ठीक है। इस जगह पर जाएं और इस जगह पर आके आप यूज़ में आएँ और अपनी फाइल का जो एक्सटेंशन जो हाइड हुआ होता है उस पर चेक हटाकर ओके कर दें। तो आपको यहाँ पर जो है जितनी भी आपकी फाइल्स हैं देखें अब आपको सामने नज़र आ गया। जो छुपा हुआ एरर था वो अब विजिबल हो गया है। आपको क्या नज़र आ रहा है, फाइल का नाम है ए डॉट जेपीजी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको आपने ओपन ही रखना है अपने एक्सटेंशन को ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्सटेंशन वो इनेबल रहेगा तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा पूरा नाम क्या है HTML को, तो आपने उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और वो आपकी इमेज खुल जाएगी। अब यहाँ पर ए डॉट जेपीजी नहीं करूँगा, मैं करूँगा ओनली ए डॉट जेपीजी और मुझे यहाँ पर इमेज मिलना शुरू हो गई है देखें। तो ये जो एरर है ये बेसिक और छोटा सा एरर है और ये एरर से परेशान नहीं होएगा। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए। आज भी कोई माइनर सा एरर आता है जो मतलब नज़र से ओझल हुआ होता है वो मेरा पूरा एक दो दिन ज़ाया कर देता है। ज़ाया तो मैं खैर इसको नहीं बोलूँगा, मतलब मैं जो हूँ उससे सीख ही रहा होता हूँ चीज़ों को। तो बाज़ों का ये होता है कि हम पूरा दिन या मुझे एक से ज़्यादा दिन भी लगा देते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है क्या मसला हुआ है। तो परेशान नहीं हुआ करें। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे अपने बग्स वगैरह से, एरर वगैरह से जो कोडिंग में आ रही होती है, तो आप लोग कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते। प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है कि वो बग से या जो एरर है उससे फाइट करें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें और रिजॉल्व होने के बाद जो खुशी प्रोग्रामर को होती है उसका अंदाज़ा आपको उसी वक्त होगा जब आपके पास कोई एरर आएगा और आप उसको रिमूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।